Welcome to today's episode of the Be Sure podcast. Living with epilepsy involves challenges beyond seizures, including stigma and emotional impact. However, with the right treatment and adjustments, many people with epilepsy can lead active lives. To help us better understand this, we are fortunate to have a renowned consultant neurologist with extensive experience in treating epilepsy. Welcome, doctor. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हेमंत कुमार है और मैं पटना में कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। पटना के कंकड़बाग में मेरा क्लिनिक है। इसके अलावा मैं नालंदा मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। Let's start with the basics. What exactly is a seizure and how does it affect the brain? देखिए, सीजर को समझने के लिए हमें ब्रेन की थोड़ी बेसिक बातों को जानना होगा। हमारा ब्रेन खरबों न्यूरॉन्स का बना होता है। ये न्यूरॉन्स आपस में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के द्वारा बात करते हैं, अपना इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। जैसे कुछ भी हम सोचते हैं या कुछ करने के लिए सोचते हैं, हाथ पैर का मूवमेंट सोचते हैं, कुछ प्रोसेसिंग कर ब्रेन के अंदर होती है, तो वो सब इलेक्ट्रिकल करंट के जरिए न्यूरॉन्स के अंदर होती है। यदि यह इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अचानक से बहुत ज्यादा मात्रा में होने लगे तो हम लोग इस कंडीशन को सीजर कहते हैं। यदि यह इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पूरे ब्रेन में एक साथ होने लगे तो इससे एक जो सीजर होगा उसमें पेशेंट बेहोश हो सकता है और हाथ पैर में घबराहट हो सकती है। इस कंडीशन को हम लोग जनरलाइज सीजर कहते हैं। यदि यही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो एक्सेसिव मात्रा में होती है ब्रेन के किसी एक हिस्से में हो तो उसे हम लोग फोकल सीजर कहते हैं। What is epilepsy? सीजर और एपिलेप्सी में थोड़ा अंतर है। जैसे फीवर एक सिम्टम है, बुखार एक लक्षण है और मलेरिया या टाइफाइड एक बीमारी है। उसी प्रकार से सीजर एक लक्षण है और एपिलेप्सी एक बीमारी है। एपिलेप्सी एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें कि पेशेंट को बार बार सीजर आने की संभावना रहती है। एपिलेप्सी में सीजर के अलावा मरीज को और भी लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि मसल्स की बीमारी, नर्व की बीमारी, कई बार समझदारी की कमी होना, मेंटल रिटार्डेशन होना। तो ये सब चीजें एपिलेप्सी में एक साथ हो सकती हैं, लेकिन सीजर होना जरूरी है। तो मोटे शब्दों में कहें तो सीजर एक लक्षण है और एपिलेप्सी एक बीमारी है जिसमें सीजर के साथ साथ और भी कई लक्षण होते हैं। What are the different types of seizures and do they affect people differently? देखिए, सीजर्स को हम लोग मोटे मोटे तौर पे दो भाग में बांट सकते हैं। एक जनरलाइज सीजर और दूसरा फोकल सीजर। जनरलाइज सीजर में जो हमारा ब्रेन है, पूरा ब्रेन एक साथ स्टिमुलेट होता है। पूरे ब्रेन में अचानक से एक साथ एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से जनरलाइज सीजर होता है। और फोकल सीजर में ब्रेन के किसी खास हिस्से में एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। तो जनरलाइज सीजर में क्योंकि पूरा ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है, एक साथ इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए सामान्यतः पेशेंट बेहोश हो जाता है। लेकिन फोकल सीजर में पेशेंट कॉन्शियस रहता है, होश में रहता है। सिर्फ हाथ पैर या किसी एक हिस्से में अकड़ाहट या जल्स आते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट सीजर है वो है एब्सेंस सीजर। ये बहुत ही कॉमन है, खास करके बच्चों में ज्यादा होता है। एब्सेंस सीजर का मतलब हुआ कि एब्सेंस ऑफ एक्टिविटी। बच्चा यदि पढ़ रहा है तो अचानक से थोड़ी देर के लिए गुम हो जाएगा। जिस कंडीशन में पढ़ रहा है उसी कंडीशन में फ्रीज हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, फिर कुछ सेकंड या मिनट के बाद पढ़ाई करने लगेगा। तो ये एक तरह का सीजर होता है जिसे कि हम लोग कॉमन आदमी पकड़ नहीं पाते हैं, तो इसको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा एक और कॉमन सीजर टाइप है जिसे हम लोग माइक्रोनिक जर्क्स बोलते हैं, माइक्रोनस बोलते हैं। इसमें पेशेंट को अचानक से शरीर के एक हिस्से में झटका आता है, जिससे हाथ में झटका आया तो हाथ से जो सामान है, ग्लास है, कप है, वो बाहर छूट जाता है। इसके अलावा यदि चलते समय पैर में झटका आया तो पेशेंट गिर सकता है। तो इससे हम लोग माइक्रोनिक जर्क्स करते हैं। तो इस तरह से सीजर को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। I see. Now, can you explain what causes epilepsy? Is there always a known cause? ऑलवेज एपिलेप्सी का कारण हमें पता नहीं होता है। लगभग 30% केसेज में
एपिलेप्सी का कारण पता नहीं होता है, लेकिन 70% केसेस में हमें एपिलेप्सी का कारण पता होता है। एपिलेप्सी का कारण एज ग्रुप के अनुसार अलग अलग होता है। जैसे न्यूनेट्स और बच्चों में हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी बहुत बड़ा कारण है। जो जन्म के उसमें बच्चा लेट से रोता है तो ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, तो उससे सीजर आने की संभावना बढ़ जाती है। कई बार ब्रेन बर्थ के दौरान बच्चे के सिर में इंजरी होती है, उससे भी सीजर आने की संभावना होती है। इसके अलावा जो सीजर के कॉमन कारण है जो कि यंग एडल्ट और ओल्ड एज में होते हैं, उसमें हेड इंजरी इंपॉर्टेंट है, जो कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से ब्रेन में डैमेज होता है, वहाँ एक फोकस बन जाता है जिससे कि बार बार सीजर आने की संभावना होती है। इसके अलावा ब्रेन इन्फेक्शन एक इम्पॉर्टेंट कारण है। ब्रेन इन्फेक्शन में न्यूरोसिस्टिक यानी कि ब्रेन में कीड़े की गांठ हो जाना, यह हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग खाने पीने में खासकर जो जमीन के अंदर होने वाले सलाद और सब्जियां हैं उसमें हम लोग सफाई नहीं रखते हैं, तो इस वजह से जो कीड़े हैं उसका जो अंडा होता है वो हमारे खाने के द्वारा ब्रेन तक पहुंच जाता है जिससे कि ब्रेन में गांठ बन जाती है, जो कि सीजर का एक बहुत बड़ा कारण होता है। इसके अलावा ब्रेन इन्फेक्शन में ब्रेन का ट्यूबरकुलोसिस होना भी इम्पोर्टेंट कारण है। इंसेफ्लाइटिस, वायरल इंसेफ्लाइटिस, ये भी एक एपिलेप्सी का बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा कई बार सीजर जेनेटिक होता है और कई बार जेनेटिक के साथ साथ स्ट्रोक से सीजर होने की संभावना होती है, जो कि ओल्ड एज में खासकर देखने को हमें मिलता है। तो इस तरह से सीजर के ढेर से बहुत सारे कारण हैं, जो मुख्य कारण। Well, that's really helpful to understand. Well, what are some of the signs or symptoms of epilepsy that caregivers should look out for? जी जी, सीजर के बहुत से लक्षण होते हैं, डिपेंड करता है कि किस तरह का सीजर है। जैसे जनरलाइज सीजर है, यानी कि हमारा ब्रेन एक साथ पूरी तरह से इन्वॉल्व हो रहा है, तो उस सीजर को हम लोग जीटीसीएस बोलते हैं, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर। इसमें पेशेंट अचानक से गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, हाथ पैर में अचानक से अकड़ाहट आने लगती है, झटके आने लगते हैं, कई बार जीभ कट जाती है, कपड़े में पिसाव हो जाता है। तो ये सब लक्षण हो रहा है तो उसे हम लोग जनरलाइज सीजर बोलते हैं। कई बार फोकल सीजर होता है जिसमें कि लक्षण होता है कि हाथ की शरीर का कोई एक हिस्सा, हाथ या पैर या चेहरे में अचानक से जर्क से झटके आने लगते हैं, इसे हम लोग फोकल सीजर बोलते हैं। अभी हमने बात की एब्सेंस सीजर की, जिसमें कि पेशेंट जो है थोड़ी देर के लिए गुम हो जाता है, फ्रीज कर जाता है, इसे हम लोग एब्सेंस सीजर बोलते हैं। ये भी एक लक्षण होता है। इसके अलावा माइक्रोनिक जर्क्स होता है जिसमें कि हाथ से अचानक सामान छूट जाना, अचानक से गिर जाना, इस तरह के लक्षण होते हैं। कई बार सीजर के दौरान पेशेंट जो है थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाना या एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगना, इस तरह का भी लक्षण होता है। तो ये सारे में से कोई भी लक्षण यदि हो रहा है तो उस पेशेंट को सीजर होने की संभावना है। Now let's talk about something that many people with epilepsy face: stigma. Can you tell us why epilepsy is often misunderstood? देखिए, क्योंकि जो एपिलेप्सी खास करके जो जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर है, जीटीसीएस है, उसमें पेशेंट अच्छा खासा रहता है और अचानक से एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगता है, बेहोश हो जाता है। तो इसको लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हमारे समाज में फैल गई हैं। तो कुछ लोग इसे भूत प्रेत का साया मानते हैं या मानते हैं कि जादू टोने से होता है, इस वजह से वो इलाज कराने के बजाय जादू टोने में लगे रहते हैं, और जो बीमारी की सिर्फ एक दवा से ठीक हो सकती थी, वो पेशेंट जो है काफी दिनों तक जादू टोने में पड़ा रह जाता है। तो ये स्टिग्मा है, ये भ्रांति है कि पेशेंट न्यूरोलॉजिकल बीमारी है ये नहीं समझ पाते हैं उनके घर के अटेंडेंट। दूसरा जो स्टिग्मा है वो यह है कि ये छुआछूत से फैलती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एपिलेप्सी की बीमारी बिल्कुल छुआछूत से नहीं फैलती है। और तीसरा जो स्टिग्मा है कि जिसमें सीजर आता है उसमें लोग जूता चप्पल सुंघाने लगते हैं कि इससे शायद एपिलेप्सी ठीक हो सकता है, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि जूता चप्पल सुंघाने से पेशेंट ठीक हो जाए। तो इस तरह बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कई बार लोग इसे मानसिक बीमारी समझ लेते हैं और साइकेट्रिस्ट के पास चले जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। यह एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है और एपिलेप्सी की जो दवाएं हैं उससे
काफी हद तक ठीक हो सकती है। ओके डॉक्टर, ये स्टिग्मा एपिलेप्सी पेशेंट को किस तरह से इफेक्ट करता है? How does this stigma affect people with epilepsy? ये काफी हद तक अफेक्ट करता है। कई बार जो बच्चे हैं एपिलेप्सी के, उसके साथ दूसरे पेरेंट्स अपने बच्चे को खेलने नहीं देते हैं, तो ये उन्हें बहुत बुरा लगता है। कई बार जो पेशेंट्स हैं उनकी शादी होने में काफी प्रॉब्लम होती है कि एपिलेप्सी के पेशेंट्स की शादी नहीं हो पाती है। और कई बार प्रेगनेंसी के दौरान भी जो प्रेग्नेंट फीमेल हैं वो किसी को बताते नहीं है और दवा मिस कर देती हैं, जिसकी वजह से कि जो उनके बच्चे हैं उनको भी ये अफेक्ट करता है। इस तरह से जो एपिलेप्सी से रिलेटेड भ्रांतियां हैं वो बहुत हद तक एपिलेप्सी पेशेंट्स को अफेक्ट करती है। Absolutely. Now let's move on to managing epilepsy. What are the common triggers for seizures that patients and caregivers should be aware of? एपिलेप्सी का जो सबसे कॉमन ट्रिगर है जिसकी वजह से कि पेशेंट को एपिलेप्सी सीजर आने का चांसेस बढ़ जाता है, वह है मेडिसिन मिस करना। ये सबसे बड़ा कारण है। मेडिसिन पे पेशेंट अच्छा है, पेशेंट को लगता है कि दवा छोड़ भी देंगे तो कोई बात नहीं है, दवा मिस कर देते हैं, या फिर दवा लाने नहीं गए, मिस हो गया, या कहीं घर से बाहर निकल गए फंक्शन में, दवा लेकर नहीं गए साथ में, दवा मिस हो गया, तो उसके बाद सीजर आने की संभावना काफी ज्यादा हो जाती है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कि प्रॉपर स्लीप नहीं लेना, स्लीप डिप्रेवेशन। नींद पूरा नहीं लेने पर भी सीजर आने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इसके अलावा फीवर आने पर सीजर आने की संभावना काफी ज्यादा हो जाती है। काफी ज्यादा स्ट्रेस हो लाइफ में, उससे भी सीजर आने की संभावना काफी बढ़ जाती है। और कई बार कुछ खान पान में भी गड़बड़ी होने से सीजर आने की संभावना बढ़ सकती है। तो ये सब कारण है जिसको हम लोग ध्यान में रखें तो सीजर आने की संभावना को कम कर सकते हैं। हाँ, एक और कई बार जो लाइट्स हैं, डीजे लाइट्स वगैरह हो गया, फ्लैश लाइट्स, उससे भी सीजर आने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये सब कॉमन ट्रिगर्स हैं सीजर के। That's a great tip, doctor. What other lifestyle adjustments can help someone manage epilepsy? लाइफ स्टाइल मैनेज में हम लोग जैसे बचाव के उपाय हैं, जैसे जो कुछ वेजिटेबल्स हैं जो कि जमीन के अंदर होती है उनको सफाई से खाना चाहिए, धोकर अच्छे से धोकर खाना चाहिए, क्योंकि उसके जरिए ब्रेन में कीड़े की गांठ होने की संभावना रहती है। इसके अलावा एपिलेप्सी के मरीज को कुछ और चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे स्विमिंग नहीं करनी चाहिए, चोट लगने वाले जगहों पर जाने से बचना चाहिए, जैसे आरा मशीन हो गया, वहां नहीं जाना है क्योंकि वहां पर गिरने के बाद जान जाने की संभावना रहती है। और ड्राइविंग के लिए जो है डॉक्टरी सलाह लेना जरूरी है कि किस पेशेंट को ड्राइव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके लिए जो न्यूरोलॉजिस्ट से सलाह लेने के बाद ही ड्राइव करना चाहिए। Thank you so much, doctor. To wrap up, could you share some safety tips to help prevent injuries during seizures? जी जी बिल्कुल। सीजर के दौरान बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना होता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट, पैनिक नहीं होना है, क्योंकि ज्यादातर जो सीजर के अटैक हैं 2 से 3 मिनट में अपने आप रुक जाते हैं। 2-3 मिनट बाद सीजर को रुकना ही होता है। कई बार ये 2-5 मिनट से ज्यादा जा सकता है, तो वो अलग कंडीशन होती है जिसे हम लोग स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलते हैं। तो सीजर आने के दौरान पेशेंट को सिर्फ एक करवट लेटा दें, किसी एक करवट, ताकि जो मुंह से सिक्रेशन आ रहा है वो बाहर निकल जाए, फेफड़े में ना जाए। और नाक मुंह में पानी बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। आसपास से चोट लगने वाले सामान को हटा देना चाहिए। नाक मुंह को बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ब्रेन में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी और ब्रेन डैमेज की संभावना बढ़ जाएगी। इसके अलावा यदि आपके पास मिडाजोलाम नाम की दवा का स्प्रे है तो उससे आप पेशेंट के नाक में दे सकते हैं डॉक्टरी सलाह के अनुसार। इससे सीजर के ज्यादा लंबा होने की संभावना नहीं रहती है, सीजर जल्द रुक जाता है। कुछ और चीजें करनी है, जो कि नाक मुंह में पानी नहीं डालना है और जूता चप्पल नहीं सुंघाना है। यदि सीजर 5 मिनट से ज्यादा चले तब पेशेंट को यथाशीघ्र नजदीकी अस्पताल में ले जाना चाहिए। Thank you so much, doctor. This has been incredibly informative and helpful. We hope today's discussion helps listeners better understand epilepsy and how to support themselves or their loved ones, of course. Any final thoughts? एपिलेप्सी एक ब्रेन की बीमारी है, ये कोई मानसिक बीमारी नहीं है और ये जादू टोने से नहीं होती है।
ज्यादातर केसेज में हम लोग एपिलेप्सी को सिर्फ मेडिसिन के द्वारा ठीक कर सकते हैं, ये जागरूकता होनी चाहिए। और जो कुछ हमने इससे बचाव के उपाय बताए हैं और एपिलेप्सी अटैक के दौरान जो पर हमें चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, उसका ध्यान रखना है, तो आप एपिलेप्सी के साथ भी अच्छी लाइफ जी सकते हैं। Thank you, doctor. And thank you to our listeners. Until next time, take care and stay informed.